Hello aspirants, welcome to ADA 24/7 Regulatory Body SO channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. आप सभी लोग जानते हैं IBPS SO का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। उससे पहले हम आपके साथ ये डिस्कशन कर ही रहे थे कि SO का नोटिफिकेशन आने वाला है और अब जब नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और हमें सारी वैकेंसीज पता है, हमारे एग्जामिनेशन डेट पता है। हालांकि हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जामिनेशन डेट बताई नहीं है, बट वो एग्जाम डेट आपकी वही आसपास पड़ेगी जो क्योंकि मंथ तो बता दिए। प्रीलिम्स एग्जाम हमारा नवंबर में होने वाला है और दिसंबर में हमारा मेंस होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और फाइनल अलॉटमेंट जो हम देखेंगे मेरे ख्याल से 2025 के अप्रैल के आसपास आपकी फाइनल जो है ज्वाइनिंग अलॉटमेंट आपका हो जाएगा, राइट। तो अब इस सभी में क्योंकि हर एक चीज़ आपके साथ मैंने खुद आप लोगों के लिए वो सारे सेशंस किए कि किस किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कवर किया है। कट ऑफ मैंने आपकी सेक्शन वाइज और ओवरऑल कट ऑफ भी कवर की है, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि क्या हमें प्रिपेयर करना है और कैसे हमें प्रिपेयर करना है। अब आप सभी लोग जानते हैं IBPS SO यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ये रिक्रूट किए जाते हैं डिफरेंट बैंक्स में। यहाँ पे 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स होते हैं। इन 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में यानी कि आप किसी भी बैंक का हिस्सा बन सकते हैं, वो डिपेंड करेगा बाद में। तो इन 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में आप रिक्रूट किए जाओगे एज स्पेशलिस्ट ऑफिसर हु विल बी परफॉर्मिंग द स्पेशल टास्क। जैसे कि जो डिफरेंट हमारी 6 पोस्ट है वो, और उसमें कितनी वैकेंसी है वो, और क्या एग्जैक्टली आपका काम होगा। यानी कि आज का सेशन मैंने कंप्लीटली आपके लिए ये समझाने के लिए रखा है कि हमारा काम क्या होगा, हमारा टास्क क्या होगा। तो जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है आप लोगों का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सेशन वो हर स्टूडेंट के लिए, हर एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो इस साल का 2024 का या आगे वाले आने वाले सालों में इस स्पेशलिस्ट ऑफिसर के फॉर्म को टारगेट करेंगे, एग्जाम को टारगेट करेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट मैं शुरू करूंगी। बहुत छोटा सा क्रिस्प सा ये सेशन होगा, लास्ट तक बने रहिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को जरूर आप डाउनलोड कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलता है जो आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प करेगा। सबसे पहली बात, IBPS SO जो हमारा एग्जामिनेशन है उसमें कौन कौन सी पोस्ट है। तो टोटल हम 6 डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम टोटल कितनी 6 डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये 6 डिफरेंट पोस्ट कौन कौन सी है उसको जरा देखते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिसमें आपके पास 4 साल की जो है ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री है या फिशरी कल्चर है, इस तरह के कुछ आपके पास एलिजिबल अगर आप हैं तो आप इसको कर सकते हैं। मैंने एलिजिबिलिटी के ऊपर कंप्लीट डिटेल्ड एक वीडियो मैंने किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आप लोगों को उस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। IBPS मैं एक बार साइड में बता भी देती हूँ आप लोगों को। कट ऑफ, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, ये सभी चीजें मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों के लिए कवर कर रखी है, और ये सारा का सारा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वाइज मिल जाएगा। अगर आपको इसमें से किसी का भी डाउट है तो प्लीज उसको डिटेल्ड वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो वापस आते हैं, जो हम स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंदर जो 6 पोस्ट निकाली जाती है उसमें से सबसे पहली पोस्ट है आपकी क्या, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। दूसरी पोस्ट है आपकी HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स या फिर पर्सनल ऑफिसर, जिसको बोला जाता है, तो HR ऑफिसर हो गया। तीसरा आपका लॉ ऑफिसर, और चौथा है आपका मार्केटिंग ऑफिसर। पांचवा है आपका IT ऑफिसर, एंड नेक्स्ट है आपका राजभाषा अधिकारी। ये जो सभी पोस्ट है, ये सभी पोस्ट में इतनी पोस्ट, ये सारी की सारी जो पोस्ट है, ये सारी पोस्ट आपकी स्केल 1 ऑफिसर की पोस्ट है। स्केल 1 ऑफिसर पोस्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, स्केल 1 ऑफिसर होने के साथ साथ यहां पे एक और चीज मैं बताना चाहती हूं कि इन सभी पोस्ट में, ये जो 4-5 पोस्ट है इसमें आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है, और इस पोस्ट में आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। यहाँ पे आपसे
पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। डिटेल मैंने ऑलरेडी आपके साथ मैंने बता दिया कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब ये वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ये जरूरी है आपके लिए जानना कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकली है। जस्ट इन केस अगर आप किन्हीं 2 डिफरेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप वैकेंसी के हिसाब से चॉइस आउट करिएगा कि जिसमें वैकेंसी ज्यादा है उसको अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की 346 वैकेंसी आई है, विच इज अ गुड नंबर। यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड और जो हमारे डिसेबल एस्पिरेंट्स हैं उनको हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। ये टोटल आपके जो है 346 पोस्ट में। एचआर ऑफिसर 25 पोस्ट आई है, यहाँ पोस्ट आपकी कम है और एचआर में कम पोस्ट इस बार देखने को मिल रही है। मार्केटिंग ऑफिसर में इस बार आपको अच्छी खासी पोस्ट फिर से देखने को मिली है। लॉ ऑफिसर की बात करें 125 पोस्ट है, आईटी ऑफिसर की बात करें 170 पोस्ट है और राजभाषा अधिकारी की हमेशा ही कम होती है, इस बार भी कम है। तो 25 पोस्ट आपको राजभाषा अधिकारी की दिखाई दे रही है। नाउ अब मैं वन बाय वन में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि इनका वर्क प्रोफाइल क्या होगा, यानी कि काम क्या करना होता है। तो सबसे पहले शुरू किया जाएगा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के साथ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का काम होगा टू अंडरस्टैंड द बैंकिंग एंड कोर फाइनेंशियल to understand the banking and core financial needs of people in rural areas। जो हमारे ग्रामीण जो जो एरिया है या रूरल जो एरियाज है वहां पे जो लोग किसान हैं या फार्मर्स हैं उनकी उन क्रेडिट नीड्स को, उनकी फाइनेंशियल नीड्स को, उनकी बैंकिंग नीड्स को समझना। सो टू अंडरस्टैंड द बैंकिंग एंड कोर फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द पीपल हु बिलोंग टू रूरल इंडिया। तो ग्रामीण लोगों के बैंकिंग के जो नीड्स है, यानी कि बैंक से रिलेटेड जो उनको ज़रूरतें हैं या बैंक उनको कैसे सहायता कर सकता है, हेल्प कर सकता है, साथ ही साथ उनको फाइनेंशियल क्या नीड्स है, उसमें बैंक उनके लिए किस तरह से एक स्टैंड ले सकता है, किस तरह से उनको रीच आउट कर सकता है, किस तरह से उनको हेल्प कर सकता है, वो काम होगा आपके एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनने के बाद। दूसरा है टू गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस लोन्स एंड स्कीम। अब होता है ना कि किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए या रूरल पीपल के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकालती है गवर्नमेंट, जिससे उनको फायदा होता है, जिससे उनको कम प्राइस पे भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो उन सभी स्कीम्स को या उन सभी लोन्स को, इस इंफॉर्मेशन को बताना, उन तक पहुंचाना, उन ग्रामीण लोगों तक पहुंचाना, उन रूरल पीपल तक पहुंचाना, ये भी आपकी बैंक का काम होगा। और अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनते तो ये आपके केआरए में, यानी कि आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके आएगा। देन सैंक्शनिंग ऑफ लोन्स एंड पेपर वर्क रिलेटेड टू इट। अब अगर लोन की बात हो रही है तो लोन को सैंक्शन करना, लोन को पास करना, लोन से रिलेटेड पेपर वर्क करवाना उन लोगों से, तो ये सारा आपका क्या रहेगा, जॉब प्रोफाइल रहेगा। इस तरीके का काम में आप जो है शामिल होंगे, इस तरीके का काम आपका होगा अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनते हैं। तो मोर और लेस कहीं ना कहीं हम हमारे रूरल एरिया के जो लोग हैं उनको हम हेल्प आउट करेंगे और उनको फाइनेंशियली और स्ट्रांग बनाने की कोशिश यहाँ पे होती है। नेक्स्ट, आईटी ऑफिसर स्केल 1। तो जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है इसमें, तो उनके लिए ये जो प्रोफाइल है आईटी ऑफिसर स्केल 1, सबसे पहला क्या काम रहेगा आपका, डेटा मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। तो सपोर्ट का मतलब है जो बहुत सारे आपके क्वेरीज रहते हैं उन सारी चीज़ों को हैंडल करना, डेटा को मेंटेन करना, क्योंकि अगर एक बैंक है, बैंक का डेटा है तो उसको मेंटेन भी तो करेगा, वो जो डेटाबेस होता है ना, उसको भी तो मेंटेन करना है। तो डेटा को मेंटेन करना और सपोर्ट करना। डेवलपिंग एंड मॉडिफाइंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को कभी कभी जरूरत पड़े तो डेवलप भी करना, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के साथ साथ सॉफ्टवेयर को अपडेट भी करना, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर आपने आज की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया है, हो सकता है कि कल हमारी ज़रूरतें चेंज हो जाए और हमें अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़े। तो सॉफ्टवेयर को अपडेट करना यानी कि मॉडिफाई करना और साथ ही साथ डेवलप करना भी आपके केआरए में आएगा। क्वेरीज रिलेटेड टू एटीएम, मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड समस्या वो आपको रिजॉल्व करनी पड़ सकती है, जो इंटरनेट से रिलेटेड होगा, क्योंकि आईटी ऑफिसर के काम में आएगा ये। साथ ही साथ मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेरीज आपको हैंडल करनी पड़ सकती है और एटीएम से रिलेटेड आपको चीजें जो है वो हैंडल करनी पड़ सकती है। मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन द बैंक, और कंप्यूटर सिस्टम जो बैंक का है उसके मेंटेनेंस भी आपके अंदर आपको देखनी पड़ेगी। टेक केयर ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्योंकि बैंक का डेटा है, कुछ भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन लीक आउट ना हो जाए, कुछ भी ऐसा एरर ना हो जाए,
ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी, प्रोसेसिंग एंड एंटीवायरस अपडेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सपोर्ट द बैंक्स कोर बैंकिंग सिस्टम, तो बैंक का जो कोर बैंकिंग सिस्टम है उसको सपोर्ट करना। हाउ? एज अंडर योर ग्रेजुएट प्रोफाइल या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफाइल, अगर आपने आईटी से किया है तो बैंक के रिलेटेड जो टास्क है जो कंप्यूटर के थ्रू कंप्लीट किए जाते हैं या जो नेट के थ्रू कंप्लीट किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उन सारे टास्क में आपकी भागीदारी होगी, आपकी जो है वो जिम्मेदारी भी होगी भागीदारी के साथ साथ। मैनेजमेंट ऑफ द एंटायर आईटी टीम, और आईटी टीम का प्रॉपर मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ सकता है। तो ये सारा केआरए है आपकी आईटी ऑफिसर स्केल का। आते हैं अपने एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर का क्या काम होगा। ह्यूमन रिसोर्स का काम होगा टू कीप अ चेक ऑन ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज, यानी कि बैंक के अंदर जो सभी एम्प्लॉयज हैं उनकी एक्टिविटी पर एक ट्रैक रखना, यानी कि देखते रहना कि क्या सब कुछ सही डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये आपका पहला काम। स्टडी डिफरेंट एचआर पॉलिसीज ऑफ द बैंक एंड सजेस्ट चेंजेस इफ नीडेड, आपको जो बैंक की एचआर पॉलिसीज हैं उनको देखना, उनको समझना, और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ चेंज रिक्वायर है तो उस चेंज को सजेस्ट करना या उसको अपडेट करना, ये भी हमारे काम में आएगा। देन इन्वॉल्व इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्योंकि एचआर का एक बड़ा काम रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है कि अगर नए एम्प्लॉयज आ रहे हैं तो उनके रिक्रूटमेंट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना, ये एचआर का एक वन ऑफ द बिगर टास्क होगा डेफिनेटली। हैंडल केसेस ऑफ मिसकंडक्ट एंड रॉन्ग डूइंग एंड कंसल्ट विद द सुपीरियर्स, अगर किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत है, उसको जो है किसी भी तरीके से उसके साथ ठीक नहीं हो रहा है अगर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे रिलेटेड जो उसके सुपीरियर्स हैं उनसे बात करना, उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना और उस एम्प्लॉय को फील एट होम कराना, यानी कि बेहतर एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना भी कहीं ना कहीं एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। मूविंग फर्दर, अब अगले पे चले तो मार्केटिंग ऑफिसर की बात करेंगे। मार्केटिंग ऑफिसर का काम है मार्केट करना अपनी बैंक को। तो प्रमोटिंग हिज बैंक, ब्रिंग न्यू बिजनेस डील्स एंड कस्टमर्स, अपनी बैंक को प्रमोट करना, नए बिजनेस आइडियाज लेकर आना और नए कस्टमर्स जोड़ना बैंक के साथ, ये मार्केटिंग ऑफिसर का काम होगा, ऑब्वियस सी बात है। देन सजेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पॉलिसी, ऐसी पॉलिसीज को अलाइन करना जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, टू इंक्रीज द बैंक्स प्रॉफिट, बैंक के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ऐसी पॉलिसीज को सजेस्ट करना जो क्या है, जो कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव है और बैंक को कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिलाती हैं। और आगे बढ़ते, हैंडल वेरियस मार्केटिंग चैनल्स, हैंडल वेरियस मार्केटिंग चैनल्स लाइक न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट, बैनर्स एंड प्रमोशन इवेंट। तो अब देखो, क्योंकि मार्केटिंग ऑफिसर है तो मार्केटिंग ऑफिसर का काम कहीं ना कहीं होगा कि जो मार्केटिंग की चीज़ें हैं जैसे कि बैनर, पोस्टर और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना, तो इन सारी चीज़ों को प्रमोशनल वे में इनको इनको एक अच्छे लेवल पे प्रमोट करना, इनको किस तरीके से दिखाया जाए वो सब करना, तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग ऑफिसर के ही काम में आएगा। सो हैंडल वेरियस मार्केटिंग चैनल, यानी कि वेरियस मार्केटिंग चैनल का मतलब क्या है कि किस किस चैनल के थ्रू आप अपने आप को दिखा सकते हो, अपने बैंक की पॉलिसीज को दिखा सकते हो, अपने बैंक के बेटर जो भी आप बेहतर कर रहे हो बाकी किसी बैंक से वो दिखा सकते हो। न्यूज़पेपर के थ्रू दिखाओगे, बैनर्स के थ्रू दिखाओगे, है ना, और आप क्या बोलते हैं, जो हम कई बार होर्डिंग्स लगा देते हैं उसके थ्रू दिखाओगे, तो उन सब चीज़ों पे किस तरह से कैसे काम किया जाएगा वो भी मार्केटिंग ऑफिसर का काम में आएगा। मूविंग ऑन, लॉ ऑफिसर का, लॉ ऑफिसर का बहुत सिंपल टास्क है कि जितनी भी बैंक में रिलेटेड लॉ एक्टिविटीज उन सब में उसका काम होगा, उन सब का करता धरता एक लॉ ऑफिसर होगा। सो हैंडल द लीगल लाइबिलिटीज एंड लीगल अफेयर्स ऑफ द बैंक, बैंक की लीगल अफेयर्स को, लीगल लाइबिलिटीज को हैंडल करना लॉ ऑफिसर का काम होगा। Prepare legal documents for the various process and provide assistance in the legal issues of the bank. लीगल डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना और लीगल असिस्टेंस देना, यानी कि लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करना या लीगल एडवाइस देना भी आपका किसका, लॉ ऑफिसर का काम होगा। मॉनिटरिंग द एरर्स एंड कीपिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द बैंक्स डॉक्यूमेंट, क्योंकि लीगल ऑफिसर है, लॉ ऑफिसर है, तो उसके पास बैंक के बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कहीं बाहर पता अगर अगर लग जाए तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एक किसी भी बैंक के लिए। तो उन बैंक की ऑथेंटिसिटी और उन बैंक की कहीं ना कहीं हम बोलें कि
प्राइवेसी मेंटेन करना भी उस लॉ ऑफिसर के काम में आएगा। तो लॉ ऑफिसर का मतलब है जितना भी बैंक का लीगल इशू है, लीगल एडवाइस है या लीगल अफेयर्स है, उसमें उस लॉ ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, राजभाषा अधिकारी। राजभाषा अधिकारी का सिंपल काम होगा, द राजभाषा अधिकारी विल हैव टू प्रूफ रीड। प्रूफ रीड का मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट आया, अब उस डॉक्यूमेंट में बहुत सारी गलतियां हो सकती है, ग्रामर की गलतियां हो सकती हैं, एक स्टेटमेंट जो मीनिंग कन्वे करना चाहिए हो सकता है उसकी जगह कुछ और ही मीनिंग निकल कर आ रहा हो, तो इस तरह की गलतियों को ढूंढना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ढूंढना या किसी भी तरीके का एरर है उसको ढूंढना, तो उसको हम बोलते हैं प्रूफ रीड करना किसी डॉक्यूमेंट को। तो राजभाषा अधिकारी का काम होगा प्रूफ रीड करना, ट्रांसलेट करना द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आइदर इंटरनल और आउटबाउंड दैट आर यूज्ड और सर्कुलेटेड इन द बैंक। तो जो बैंक में सर्कुलेट किए जाते हैं या यूज किए जाते हैं उन सारे बैंक के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रीड आउट करना, उनको ट्रांसलेट करना, उनको प्रूफ रीड करना, चाहे वो बैंक के अंदर यूज हो या फिर बाहर भी यूज हो रहे हो। देन कंडक्ट द ट्रेनिंग सेशंस फॉर बैंक पर्सनल टू प्रमोट ऑफिशियल लैंग्वेज। ट्रेनिंग सेशन को कंडक्ट करवाना ताकि हम बैंक की ऑफिशियल लैंग्वेज को प्रमोट कर सके। मेक श्योर दैट ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो राजभाषा अधिकारी का काम ये भी होगा कि हर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट द्विभाषी हो, यानी कि दोनों लैंग्वेज में हो, हिंदी में भी हो, इंग्लिश में भी हो, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हो जो हिंदी समझते हो, ऐसे हो जो इंग्लिश समझते हो। हालांकि ऐसा कम ही देखने को मिलता है, बट स्टिल ये आपका पार्ट ऑफ जॉब होगा। तो ये सारे थे आपके जॉब प्रोफाइल। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मेरा प्रीलिम्स एग्जाम गाइज, आप लोगों को पता है कि देखो कई बार हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और वो गलती हम अपनी लाइफ में नहीं करते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम जो आपका है वो नवंबर में होना है और मोस्ट प्रोबेबली 9 नवंबर की इसकी डेट रहेगी, इसके आसपास रहेगी। अभी ये टेंटेटिव है, ये हमें पता नहीं है। देन आपका मेंस एग्जामिनेशन दिसंबर में होगा, ये भी आप लोगों को पता है। ये मंथ्स कंफर्म है, ये मंथ आपके एब्सोल्युटली कंफर्म है, इट इज जस्ट दैट द डेट्स आर नॉट कंफर्म, उसका आपको ख्याल रखना है। अब मैं अगर आगे बढ़ूं तो हमारे पास अभी मोर और लेस 3 महीने का टाइम है और अब वो अगस्त शुरू हो चुका है। तो आप वो गलती मत कीजिएगा जो जनरली सारे स्टूडेंट करते रहते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद, आप लोग लकी हैं कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद भी 3 महीने का टाइम मिल गया है और एसओ का प्रीलिम्स का पेपर ठीक ठाक आता है। आपको कट ऑफ जो है वो क्लियर करनी होगी, सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। तो ऐसे में अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है और ये टाइम आप यूज करने वाले हैं टेस्ट लगाने के लिए, मॉक टेस्ट लगाने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, तो यानी कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। आई थिंक आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया से अपने टेस्ट लगाइए, देखिए कौन कौन से एरियाज में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वहीं पे अगर आप इस कैटेगरी में हो कि मैम हम तो अभी अभी तैयारी करना शुरू करें हैं, तो देखो अगर अभी अभी तैयारी करना शुरू की हो तो फिर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश या क्वांट रीजनिंग या फिर इंग्लिश रीजनिंग जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर करना होगा आपके अलग अलग पोस्ट के लिए। लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के एग्जाम में क्वांट नहीं आता, वहां पे जनरल अवेयरनेस आती है विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। वेयर एज जो बाकी 4 पोस्ट है, आईटी, एचआर, मार्केटिंग, एएफओ, इन सब की पोस्ट के लिए आपका क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी प्रीलिम्स में। मेंस में आपकी सब्जेक्ट नॉलेज आती है दोनों ही दोनों सभी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और उस पोस्ट के हिसाब से हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है ना। ये आपके पास आईटी ऑफिसर का, मार्केटिंग ऑफिसर का, एचआर ऑफिसर का और इसके साथ साथ आपका लॉ ऑफिसर का भी बैच अवेलेबल है। ये सारे बैचेस आपके बैंक महापैक का भी हिस्सा है। अगर आप चाहते हैं ये गाइडेंस हमसे लेना और इस तरह हमारे साथ जुड़कर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि टाइम कम है। अगर आप एक फ्रेशर हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए आप शुरू कर सकते हैं हमारे साथ। अब करना क्या है, आपको इसके लिए अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे जाना है। अड्डा की आप एप्लीकेशन पे जाते हैं अड्डा की ऐप पे जाइए। अड्डा की ऐप में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाइए और इस ऑल कोर्सेज में आप सेलेक्ट कर लेना रेगुलेटरी बॉडी एसओ चैनल। ठीक है, ये सेलेक्ट करोगे तो आप आ जाओगे कहाँ पे, आप आ जाओगे अपने आईबीपीएस एसओ पे। आईबीपीएस एसओ में जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मार्केटिंग ऑफिसर, एचआर ऑफिसर, आईटी ऑफिसर और इसके साथ साथ आप लोगों का एक लॉ ऑफिसर का बैच भी निकाल दिया गया है। ये सभी बैचेस आपके अवेलेबल है, इनमें क्लासेस आप लोगों की शुरू होने जा रही है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ओपन करके दिखाऊं, अगर मैं आपको आईटी ऑफिसर को ओपन करके दिखाऊं तो ये बैच आप लोगों का कब से शुरू हो रहा है, 9 अगस्त से।
क्योंकि बैच आपका 9 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो आप लोगों को लेट नहीं करना है, टाइमली जो है अपनी क्लासेस शुरू कर देनी है, एनरोलमेंट कर लेना है। और इस समय अगर आपको मैं बताऊं तो इस समय इस पे एक भारी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और वो डिस्काउंट आप ले सकते हैं कैसे? आप लगाइएगा कोड Y651, ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी चल रहा होगा, है ना, स्क्रीन के नीचे भी चल रहा होगा 2099 क्योंकि अभी आपको डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है, तो ये बैच आपको 2099 या आईटी या फिर लॉ या फिर एचआर, जो भी आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशंस है ना, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो, तो ये 2099 में आपको बैच मिल जाएगा। Y651 इसका डिस्काउंट कोड है, ये रेफरल कोड है, इसको लगा लीजिएगा, तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। अब इसके साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं, इसके साथ साथ मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूं, तो आप में से अगर कोई भी ऐसा है कि मैम हम बाकी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा नबार्ड भी चल रहा है, हमारा आरबीआई भी चल रहा है, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगी गाइस कि आप लोग जो है आप अपने इस महापैक से जुड़ सकते हो। महापैक में क्या होगा? महापैक में एक्चुअली आपके सभी एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। आपका आईबीपीएस एग्जाम, एसबीआई एग्जाम, सिडबी का एग्जाम, आरबीआई का एग्जाम, बाकी और बहुत सारे एग्जाम्स जो हम बैंकिंग इंडस्ट्री में पढ़ते हैं, तो वो सभी एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे। उन सभी एग्जाम की लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस पीडीएफ, डाउट सेशन, फंडामेंटल्स, सब कुछ, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपके बैंक महापैक के अंदर आता है। तो आप बैंक महापैक से जुड़ सकते हो। वो इसलिए मैंने बताया क्योंकि बैंक महापैक पे ना आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा अड्डा की ऐप से। तो पहला काम तो आपको करना है, ऐप से जाके ही परचेज करना है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा काम, आपकी जो वैलिडिटी, अगर आपने 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन चूज करा है, तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन डबल हो जाएगा, 6 की जगह 12 महीने का हो जाएगा, और 12 महीने का होने के बाद में उसमें 3 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो 6 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो वो आपका 15 महीने के लिए वैलिड हो जाएगा, 15 मंथ्स के लिए वैलिड हो जाएगा। तो ये एक अच्छी आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। टोटल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 80% का, तो टोटल 80% ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा। मेक श्योर करिएगा कि डिस्काउंट कोड आप यूज जरूर करें, और आपका डिस्काउंट कोड क्या रहेगा? Y651। Y651 ये आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है। इसी कोड का आप लोगों को इस्तेमाल करके अपने इन महापैक से जुड़ जाना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको बैच लेना ही है, बट मैं ये जरूर बोलूंगी कि जिनकी तैयारी पहले से चल रही है, जिन्होंने ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे रखा है, उनको सब कुछ पता होगा, वो अपनी फिर टेस्ट सीरीज वगैरह पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रेशर है वो बिल्कुल भी ना भटके, बिल्कुल भी अपना समय ना बर्बाद करे। आपके पास टाइम लिमिटेड है, और उस टाइम का आपको सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। एंड इसी के साथ मैं सेशन यहाँ पे वाइंड अप करूंगी। आई होप इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, वो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सेशन के बाद मैं हर आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी वहीं पर। तो थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, और इस मौके का जरूर आप फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ ये बैचेस अवेलेबल है, इनका भी आप जो है यूज कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल, एंड हैव अ गुड डे।